हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह यूट्यूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का ही टॉपिक परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र कहते कैसे हैं। दोस्तों, ये जो परिसंचरण तंत्र होता है यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये कई अंगों का एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी परिसंचरण तंत्र कई अंगों का एक संयोजन होता है। ये जो परिसंचरण तंत्र है, ये क्या करता है कि जो शरीर की कोशिकाएं होती है, इन शरीर की कोशिकाओं के बीच में जो गैसें होती है, पचे हुए पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन सभी का परिवहन करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो परिसंचरण तंत्र होता है, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। यानी जो परिसंचरण तंत्र है, इस परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, या इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा प्रकार होता है लसिका परिसंचरण तंत्र, या इसे कहते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो लसिका परिसंचरण तंत्र होता है, इस लसिका परिसंचरण तंत्र को ही कहते हैं द्वितीयक परिसंचरण तंत्र, या इसे ही कहते हैं सहायक परिसंचरण तंत्र। तो अपने डिटेल से पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को, यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसे अपने डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रक्त परिसंचरण की परिभाषा। देखो दोस्तों, रक्त का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही कहलाता है रक्त परिसंचरण। यानी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त का जो संचार होता है, इस क्रिया को ही कहते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले विस्तार से बताया था विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने। यानी रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी, वो किसने की थी? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। ये जो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त संचार की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे विस्तार से बताया था। इसलिए विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक को ही कहते हैं आधुनिक शरीर विज्ञान का पिता, यानी फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन साइंस। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, या इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, या इसे कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जो रक्त होता है, वो सीधे ही शरीर के अंगों के संपर्क में रहता है। यानी रक्त सीधे ही शरीर के ऊतकों के संपर्क में रहता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रक्त होता है, ये किसी भी प्रकार की रक्त वाहिनी में नहीं बहता, यानी किसी भी प्रकार की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें नहीं बहता। रक्त वाहिनियां क्या होती है, ये अपने अभी आगे बात करेंगे। तो कौन कौन से प्राणी हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसके एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीव, जैसे कि कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, और इसके अलावा घोंगा। इसमें जो घोंगा है, ये मोलस्का संघ का जीव है, बाकी सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। तो ये जो प्राणी हैं, इन प्राणियों में होता है खुला परिसंचरण तंत्र, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरे प्रकार का तंत्र है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो दोस्तों, बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि शरीर में जो रक्त होता है, ये सीधे अंगों के संपर्क में नहीं रहता, बल्कि ये बहता है रक्त वाहिनियों में। यानी रक्त बहता है धमनियों में, शिराओं में और केशिकाओं में। तो किन प्राणियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल है कशेरुकी प्राणी, यानी वो प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि मनुष्य, पक्षी, मछलियां और मेंढक। तो इन प्राणियों में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। ये जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसके अंतर्गत आते हैं रक्त वाहिनियां, हृदय और रक्त। तो अपने इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल्स। देखो दोस्तों, रक्त वाहिनियां वो होती हैं जिनमें रक्त बहता है, यानी जिन नलिकाओं में रक्त का बहाव होता है, उन्हें कहते हैं रक्त वाहिनियां। इन्हीं रक्त वाहिनियों के द्वारा जो रक्त होता है,
वो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि रक्त वाहिनियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंजियोलॉजी। यानी एंजियोलॉजी क्या है? रक्त वाहिनियों का अध्ययन। शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है धमनियां या इसे कहते हैं आर्टरीज। दूसरे प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है शिराएं या इसे कहते हैं वेन्स। और तीसरे प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है केशिकाएं या इन्हें कहते हैं कैपिलरीज। तो ध्यान रखना 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। यदि अपने बात करें धमनियों की, तो धमनियां वे रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक लेकर जाती है। इसके अलावा जो धमनियां होती है इनमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी प्योर ब्लड बहता है। यानी धमनियों में ऐसे रक्त का प्रवाह होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, यानी धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन अपवाद के रूप में एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो कौन सी है वो धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? वो धमनी है फुफ्फुस धमनी, या इस धमनी को ही कहते हैं पुल्मोनरी धमनी। ध्यान रखना दोस्तों, जो पुल्मोनरी धमनी है ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बाकी जो धमनियां हैं उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यदि अपने बात करें सबसे बड़ी धमनी की, तो सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी या इसे कहते हैं ऑर्टा। इसके अलावा जो शिराएं होती है, वेन्स होती है, ये वे रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लेकर जाती है। ये जो शिराएं होती है इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी इनमें इम्प्योर ब्लड बहता है। यानी शिराओं में ऐसे रक्त का प्रवाह होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऐसे रक्त में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह हुआ कि शिराओं में जो बहने वाला रक्त होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी विऑक्सीजनित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एकमात्र शिरा होती है पुल्मोनरी शिरा या इसे कहते हैं फुफ्फुस शिरा, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी पुल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। और यदि अपने बात करें सबसे बड़ी शिरा की, तो शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है वेना कावा या इसे कहते हैं महाशिरा। इसके अलावा शिरा से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त का सैंपल लेने के लिए, रक्त को चढ़ाने के लिए और ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, इन तीनों कार्यों के लिए शिरा का ही उपयोग किया जाता है। और जो तीसरे प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, यानी जो केशिकाएं होती है, ये सबसे पतली रक्त वाहिनियां होती है। इन केशिकाओं का व्यास होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर। ये जो केशिकाएं होती है इनका कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, केशिकाओं का कार्य होता है धमनियों को शिराओं से जोड़ना। यानी ये केशिकाएं क्या करती हैं? धमनियों से आने वाले रक्त को शिराओं तक पहुंचाती है। यानी जो कोशिकीय श्वसन की क्रिया है, यानी आंतरिक श्वसन की जो क्रिया है, वो होती है इन्हीं केशिकाओं के द्वारा, यानी इन्हीं कैपिलरीज के द्वारा। तो ये तो हो गई रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल्स। अब पढ़ते हैं हृदय। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हृदय की सामान्य जानकारी। ये जो हृदय होता है ये अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे जो मत्स्य वर्ग होता है, यानी जो पिसीज वर्ग होता है, इस मत्स्य वर्ग में हृदय होता है 2 कोष्ठीय, यानी मत्स्य वर्ग के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और जो सरीसृप और उभयचर प्राणी होते हैं, इन प्राणियों में हृदय होता है 3 कोष्ठीय, यानी 3 चैम्बर वाला। सरीसृप में ध्यान रखना कि मगरमच्छ एकमात्र ऐसा सरीसृप है जिसमें हृदय 4 कोष्ठीय होता है। बाकी जो सरीसृप है उसमें हृदय 3 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। इसके अलावा जो स्तनधारी और पक्षी वर्ग के प्राणी हैं, इन प्राणियों में हृदय होता है 4 कोष्ठीय, यानी इन प्राणियों में जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मनुष्य क्या है? स्तनधारी है, यानी मनुष्य में भी जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। और यदि अपने बात करें केंचुए की, तो केंचुए में हृदय की संख्या होती है 5,
यानी केंचुए में हृदय कितने होते हैं? 5। ध्यान रखना दोस्तों, सभी प्राणियों में सर्वाधिक जो हृदय होते हैं वो केंचुए में ही होते हैं। और जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो हृदय होता है वो होता है 13 चैम्बर वाला। इसमें भी विशेष बात ध्यान रखना दोस्तों कि सभी प्राणियों में जो सर्वाधिक चैम्बर वाला हृदय होता है वो कॉकरोच का ही होता है। इसके अलावा यदि अपने बात करें कि विश्व में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका हृदय सबसे बड़ा होता है, तो ध्यान रखना कि जो ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका हृदय सबसे बड़ा होता है, जिसका भार होता है 590 किलोग्राम, यानी एक कार जितना बड़ा होता है ब्लू व्हेल का हृदय। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि जो रक्त होता है, रक्त का जो अध्ययन है वो कहलाता है हीमेटोलॉजी, और जो हृदय होता है, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। यानी हीमेटोलॉजी क्या होता है? रक्त का अध्ययन, और कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय का अध्ययन। इसके अलावा दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जार्विक 7 क्या है, तो ध्यान रखना कि जो जार्विक 7 है वो एक कृत्रिम हृदय है। इस हृदय को जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है रॉबर्ट जार्विक। ये जो जार्विक 7 हृदय है यह प्लास्टिक और एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। इस हृदय का भार भी सामान्य हृदय की तरह 300 ग्राम ही होता है। अब पढ़ते हैं मनुष्य में हृदय की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे कि जो हृदय होता है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों कि जो हृदय होता है वो हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग होता है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। यह 24 घंटे काम करता ही रहता है। यानी मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय। और यदि बात करें शरीर की सबसे व्यस्त पेशी की, तो हृदय की जो कार्डियक पेशी होती है यह शरीर की सबसे व्यस्त पेशी होती है। इसके अलावा हृदय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु जब 4 सप्ताह का हो जाता है तब से जो हृदय होता है वो कार्य करना शुरू कर देता है। यानी 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद हृदय का धड़कना शुरू हो जाता है, और 4 सप्ताह से लेकर के मृत्यु तक यह लगातार धड़कता रहता है। इसी पॉइंट से रिलेटेड क्या आपको पता है कि यदि हृदय को शरीर से अलग कर दिया जाए यह तब भी धड़कता रहेगा? हाँ, यह तब भी धड़कता रहेगा जब तक कि इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी। क्योंकि मनुष्य का जो हृदय होता है यह मायोजेनिक प्रकार का होता है। यानी मनुष्य का जो हृदय होता है यह पेशी जनित होता है। इसका मतलब कि हमारे हृदय का खुद का विद्युत आवेग होता है, यानी खुद का इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, जिससे कि हमारे हृदय में जो संकुंचन की क्रिया होती है वो स्वतः हृदय की पेशियों में ही उत्पन्न होती है, जिसके कारण यदि हृदय को शरीर से अलग कर दिया जाए यह तब भी धड़कता रहेगा। देखो दोस्तों, जो हृदय होता है ये शरीर की सभी सेल्स को रक्त भेजता है सिवाय एक सेल के। यानी एक सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल्स को रक्त भेजता है। तो कौन सी है वो सेल? जिसका नाम है कॉर्निया सेल। यानी जो हृदय होता है ये सिर्फ कॉर्निया सेल को छोड़कर शरीर की सभी सेल्स को रक्त भेजता है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स के मन में हृदय से रिलेटेड एक गलतफहमी रहती है कि जो हृदय होता है, हृदय का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना भी होता है। लेकिन असल में जो हृदय होता है, हृदय रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। हृदय का कार्य होता है शरीर में रक्त को पंप करना। रक्त के शुद्धिकरण का जो कार्य होता है वो किडनी, लंग्स और स्प्लीन वगैरह करते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उसको अपने अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि जो हृदय का कार्य होता है वो होता है शरीर में रक्त को पंप करना। देखो, यदि मनुष्य में हृदय के लोकेशन की बात करें तो मनुष्य में हृदय स्थित होता है वक्ष गुहा में, यानी थोरैक्स कैविटी में। यानी गर्दन और पेट के बीच में स्थित होता है हृदय। यह जो हृदय होता है ये दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। यदि हृदय के आकार की बात करें तो हृदय का जो आकार होता है ये 12 सेंटीमीटर तो होता है लंबा। यानी हृदय की जो लंबाई होती है ये होती है 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होती है 8 सेंटीमीटर, और मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। यानी जो हृदय होता है वो एक बंद मुट्ठी के समान होता है।
हृदय की जो आकृति होती है, हृदय की आकृति होती है शंक्वाकार, यानी शंकु के समान। और यदि अपने हृदय के भार की बात करें तो जो हृदय होता है, हृदय का भार पुरुषों में तो होता है 300 ग्राम और स्त्रियों में इसका भार होता है 250 ग्राम। देखो दोस्तों, हमारे हृदय के चारों ओर जो भित्ति होती है, यानी जो हृदय भित्ति होती है, उसमें 3 परतें होती है। पहली परत होती है एपिकार्डियम, या इसे कहते हैं पेरिकार्डियम, या इसे कहते हैं अधिहृदय स्तर। ये जो पेरिकार्डियम परत होती है, ये एक दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है, इसे हृदय आवरण भी कहते हैं। ये जो हृदय आवरण होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, या इसे कहते हैं परिहृदय तरल। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये क्या करता है कि जब हृदय में संकुंचन की क्रिया होती है तो ऊतकों के बीच में जो घर्षण होता है उसको रोकता है। हृदय भित्ति की दूसरी परत होती है मायोकार्डियम, या इसे कहते हैं मध्य हृदय स्तर। ये जो मायोकार्डियम परत है, ये हृदय भित्ति के बीच में स्थित होती है। और हृदय भित्ति की तीसरी परत होती है एंडोकार्डियम, या इसे कहते हैं अंतः हृदय स्तर। देखो दोस्तों, एंडोकार्डियम वह परत होती है जो हृदय में रक्त के संपर्क में रहती है, यानी हृदय की सबसे अंदर की परत होती है एंडोकार्डियम, और हृदय की सबसे बाहर की परत कौन सी होती है? एपिकार्डियम। तो मनुष्य में जो हृदय होता है, इस हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी मनुष्य का जो हृदय होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहला होता है दायां आलिंद, या इसे कहते हैं राइट एट्रियम। दूसरा होता है बायां आलिंद, या इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। तीसरा होता है दायां निलय, या इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। और चौथा चैम्बर होता है बायां निलय, या इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले 2 कक्ष होते हैं, यानी जो दायां आलिंद और बायां आलिंद होते हैं, ये दोनों कक्ष छोटे होते हैं। और जो निचले 2 कक्ष होते हैं, यानी जो दायां निलय और बायां निलय होते हैं, ये दोनों कक्ष बड़े होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आलिंद में तो ध्यान रखना कि जो दायां आलिंद होता है, ये बाएं आलिंद से बड़ा होता है। और निलय में ध्यान रखना कि जो बायां निलय होता है, बाएं निलय की जो दीवार होती है, वो हमारे हृदय का सबसे मोटा भाग होती है। देखो दोस्तों, हमारा जो हृदय होता है, हृदय के दाएं और बाएं आलिंद के बीच में एक गड्ढा होता है, जिस गड्ढे को कहते हैं फोसा ओवेलिस। भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है? ये जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे के स्थान पर होता है एक छिद्र, यानी एक होल होता है, जिस गड्ढे को कहते हैं पेटेंट फोरेमेन ओवेल। ये जो फोरेमेन ओवेल होता है, यानी ये जो छिद्र होता है, ये छिद्र बच्चे के जन्म के पश्चात बंद हो जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ बच्चों में क्या होता है, ये जो छिद्र होता है, ये बंद नहीं हो पाता। ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित होते हैं और नीले रंग के दिखाई देते हैं। इन बच्चों को कहते हैं ब्लू बेबी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने हृदय की जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।